है क्या कि डांसर्स वहीं से आते हैं या लोग यहीं से आते हैं या जो करने वाले हैं वो कंट्रोल कोई एक ही लोग करते हैं, ऐसा कुछ होता है? डांस बार मोस्टली जो चलाते हैं वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं जो कि दक्षिण भारत के हैं। ठीक है, वो डांस बार चलाते हैं, कंट्रोल पूरा करते हैं, क्योंकि पूरे मुंबई का अमूमन कहिए कि जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसके ऊपर उसी कम्युनिटी का कब्जा है। ऑलमोस्ट मतलब 60-70% कह लीजिए। और उतनी ही मात्रा में जो लड़कियां हैं वो बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य प्रदेश का जो इलाका है, और आपके उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा, उस इलाके में पाई जाने वाली एक जनजाति है, उसकी लड़कियां होती हैं। उनका भी तादाद करीब करीब 70% लड़कियां वही हैं जो कि ये काम करती हैं। वो एक खास जनजाति है जो 800 सालों से उनकी बेटियां जो हैं यही धंधा करती हैं, और डांस का, नृत्य और वेश्यावृत्ति। वहाँ पे बेटे, बाप और भाई अपने ही घर की कुंवारी बेटी बहन से के दलाल के रूप में काम करते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं? हाँ, आज भी? हाँ, बिल्कुल है। ऐसी एक कम्युनिटी मध्य प्रदेश के आपके मालवा सेक्टर में भी पाई जाती है, रतलाम, जावरा, मंदसौर इलाके में। नीमच साइड? हाँ, नीमच भी उसमें शामिल हो जाता है। वो पूरा जो अपना निमाड़ का बेल्ट है, निमाड़, वहाँ पर वो भी एक कम्युनिटी पाई जाती है। और ये हाईवे नंबर 36 जो है उसके दोनों तरफ तो इनका बड़ा सेटलमेंट है। हर आपको आधा 1 किलोमीटर पे 500-1000 मीटर के ऊपर इनके 10-10, 15-15 घरों के सेटलमेंट मिलेंगे। वहाँ पे जहाँ भी 2, 4, 6 ट्रक खड़े हुए हैं और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये मान के चलिए कि ये इस कम्युनिटी का इलाका है जहाँ पर कि वो ट्रक चलाने वाला जो बंदा है वो हल्का होने गया है, वो लड़की के साथ समय बिताने गया है। एंड ये उन्हीं के घर वाले बेचते हैं? हाँ, ये उनके परिवार। लेकिन वहाँ पे एक नियम है कि लड़की जब तक कुंवारी रहेगी तब तक प्रोस्टिट्यूशन करेगी। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो प्रोस्टिट्यूशन करना छोड़ देगी। और जो प्रोस्टिट्यूशन करने वाली लड़कियां हैं उनकी देखभाल करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके कपड़े लत्तों का, उनके मेकअप का, उनकी वेलबींग का सारा काम जो है फिर ये विवाहित तो महिलाएँ करती हैं। वो घर की कमाने वाली स्त्री होती है, लड़की होती है, इसलिए उसका ध्यान, उसका सब चीज़ें जो हैं एक कमाने वाले पुरुष के जैसा किया जाता है। वहाँ पे पुरुषों को बहुत वो नहीं है, हालांकि पुरुष वहाँ के सब इस कम्युनिटी के कामचोर और तंबाकू खाने पीने वाले, दारू पीने वाले और इस तरह के ही लोग होते हैं। वो सिर्फ वो खाना पीना और वक्त खराब करना, जुआ खेलना, समय खराब करना, यही सब चीज़ों में। कालांतर में कभी ऐसा हुआ करता था 800-1000 साल पहले, जब ये कृषक कम्युनिटी हुआ करती थी, कृषक समाज होता था, लेकिन जो बाद में धीरे धीरे इस चीज़ में आ गया। जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ उनका इतिहास ताजमहल से जुड़ा हुआ है। ताजमहल जो है जब उसका निर्माण हो रहा था तो वहाँ के मजदूर जो है वो बहुत आपस में लड़ा करते थे, शराब पिया करते थे और बहुत उत्पात मचाया करते थे, क्योंकि उनके पास में मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, उनके पास में अपना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई साधन नहीं होता था। तो ये जो कम्युनिटी है इनके लोगों को बुंदेलखंड के इलाके से उठा करके, बघेलखंड के इलाके से उठा करके, और वहाँ पे जो ताजमहल के आसपास के 22 गांव थे उनके बीच बीच में 6 गांवों के अंदर इनको बसाया गया। और उन 6 गांव में जैसे एक गांव है तो उस आसपास के 4-6 गांव जो हैं उनके जो लेबर्स होते थे वो वहाँ आते थे, और वो लड़कियाँ जो हैं वहाँ पे रात में नाचा करती थीं। और जब वो नाचती थीं तो वो एक ख़ास किस्म का नृत्य जो है उसका फॉर्म तैयार हो गया, और उस फॉर्म को बाद में जो है राई नृत्य कहा जाने लग गया। राई और राई नृत्य जो है उस कहलाने के पीछे एक कहानी ये कही जाती है कि उस वक्त मैदान में वो नाचा करती थीं, और जिस जगह वो नाचती थी उसको वो लोग अखाड़ा बोलते हैं। हम कुश्ती करने वाली जगह को अखाड़ा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसको अखाड़ा कहते हैं। तो उसमें एक मृदंगिया होता है जो मृदंग बजाता है, एक लड़की जो है वो नाचती है। उसमें नियम ये होता था कि लड़कियाँ जो हैं पूरे कपड़े पहनती थीं नीचे से ऊपर तक, इवन उनके जो अंदर पाँव भी जो होते थे वो भी सलवार जो है टाइट सलवार पहनी हुई होती थी।
और उनकी जो चुनरी होती थी वो वक्षस्थल से भी नीचे तक आती थी, और वो जब नाचती थी और जो फिरन करती थी, जब चक्रियाँ लेती थी, उस वक्त में कभी कभी थोड़ा सा उसका चेहरा दिख जाता था, बस उतने में ही लोगों को मज़ा आ जाता था। और ये जब नाचती थी तो उस समय में दो मशालची जो है मशाल लेकर के लड़की के आगे आगे घूमते थे। सिक्योरिटी नहीं, ताकि उसकी रोशनी में लोगों को नाच देखने का मौका मिले। और वो जो मशाल होती थी, वो मशाल में जो बना करती थी वो राई के तेल से और राई की जो खली होती थी वो डाल करके बना करती थी, इसलिए वो नाच राई नाच के रूप में कहलाने लगा। दूसरी एक उसके बारे में ये कहानी कही जाती है कि ये जो राई नृत्य है वो चूंकि नृत्य जो है वो घूम करके किया जाता है, उसके कारण उसका नाम जो है वो राई पड़ गया। इसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी किताब लिखी है, अगले जन्म बेड़नी ना कीजो। तो ये जो लड़कियां जो नृत्य करती थीं या प्रोस्टिट्यूशन करती थी, जो वो होती थी, उनको बेड़नी कहा जाता था, और जो काम छोड़ देती थी, जो शादीशुदा हो जाती थी, फिर वो बेड़नी नहीं कहती थी। तो ये जो कम्युनिटी है अब उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। उन लोगों ने बहुत सारा मतलब जो है अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर ली है। कुछ लोग जो है अच्छे जॉब में चले गए हैं, कुछ लड़कियां जो हैं अच्छे कामों में चली गई हैं, नौकरियां कर रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोग, खेती किसानी भी कर रहे हैं लोग। लेकिन जो प्राचीन परंपरा है उसके तहत भी काम चल रहा है। ये आज तक क्यों चल रहा है? आज क्या माइंडसेट होता होगा लोगों का? उस ज़माने में तो मे बी या तो काम नहीं होता होगा या फोर्स होता होगा, आसपास के लोगों को फोर्सफुली कुछ करते, किसी ना किसी रीज़न से उस ज़माने में चालू हो गए, जो इतने सालों पहले हो गए चालू। आज क्यों करते? दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रोफेशन आपको मालूम है क्या है? प्रोस्टिट्यूशन, सबसे पुराना। और आप इसी एक धंधे को कभी खत्म नहीं कर सकते कहीं से। यूएसए ने भी बैन किया था, लेकिन उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे आया था, सोशल लाइफ पे आया था, वो देखने के बाद में उन्होंने वो बैन हटाया। हमारे भी देश में ऑफिशियली बैन है प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन उसको बंद करवाने में हमारा सिस्टम रुचि नहीं रखता। उसका रीज़न ये है कि जो सेक्सुअल हंगर है उसको वेंट आउट करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इनका होना ज़रूरी है समाज में, ये माना जाता है। तो इसलिए उनको छूट दी जाती है कि वो लोग अपना चुपचाप करते रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई दंगा फसाद ना करें, बस अपना काम करें। क्योंकि यदि जो माइग्रेटेड लेबर है, माइग्रेटेड वर्कर्स हैं या कोई और लोग हैं, सेलर्स हैं, वो लोग अगर उनकी सेक्सुअल हंगर पूरी नहीं होगी तो वो समाज में आती जाती हर लड़की हर स्त्री के ऊपर हाथ डालेंगे। तो उससे बचाने के लिए ये व्यवस्था एक तरह से आंख मूंद करके जारी रखी जाती है, इसको रोका नहीं जाता। तो वो तब भी चल रही थी, वो आज भी चल रही है, और अगले 1000-2000 साल या जब तक पृथ्वी के ऊपर मानव है तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। बट सी, जिसकी इच्छा हो रही है खुद करना है, इसमें एंटर करना है, दैट्स देयर चॉइस। माँ बाप कैसे बेचते हैं? वो कैसे करते हैं? वो तो चूंकि उनकी ब्लड स्ट्रीम में, उनके डीएनए में शामिल हो गया, उनके माइंडसेट में वो शामिल है ना। अच्छा, तो उन्हें गलत लगता ही नहीं, तो उनको वो गलत लगता ही नहीं है। अब मैं कितनी ही ऐसी लड़कियों से मिला हूं या कितनी महिलाओं से मिला हूं जो अपनी बेटियों को करवाती हैं वो काम, उनको दर्द नहीं होता। हालांकि मैं ऐसी भी स्त्रियों से मिला हूं जिन्होंने अपनी बेटियों को इस धंधे में उतरने ही नहीं दिया, उन्होंने जान भी दी है, लेकिन अपनी बेटियों को। एक तो महिला से मैं मिला था, वो जैन की थी, उसने पैदा होते से ही अपनी बेटी को 4-5 साल तक तो अपने साथ रखा, लेकिन उसके बाद में उसको हॉस्टल में रख के पढ़ाया सारी जिंदगी। उसको पता ही नहीं चलने दिया कि मैं वैश्या हूं। एक बंदा जो उसके साथ में था, उसने किसी कारण से नाराज होकर के उस लड़की को उसकी माँ की सच्चाई बता दी। बेटी पे क्या गुजरा होगा आप सोच समझ सकते हैं। लेकिन जब बेटी को यह महसूस हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तब उस बेटी के मन में कितना गर्व आया होगा, आप ये सोच सकते हैं। और जब मैंने उन दोनों से मुलाकात की थी और मुझको जब ये कहानी पता चली थी, तो वो कहानी लिखते वक्त मेरे मन में क्या भाव आया होगा, ये आप सोच सकते हैं। गैंगस्टर्स की हिस्ट्री में, अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में कौन से ऐसे अड्डे थे, कौन से ऐसे बार्स थे जो बहुत रेलेवेंट थे, जो सारे गैंगस्टर और सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों के अड्डे रह चुके हैं? सब मेन बार्स थे जहाँ पे सब ये सारी चीज़ें होती थी।
सबसे ज़्यादा फेमस कौन से? सबसे ज़्यादा फेमस तो मुंबई का जो है टोपाज बार था, जिसमें एक वक्त में करीब करीब 700-800 लड़कियां होती थीं और एट अ टाइम फ्लोर पे 200-250 लड़कियां हुआ करती थीं। वेरियस फ्लोर्स पे 3 मंजिल पे उनका बार चलता था और हर रूम में जो है एट टाइम 10-10, 20-20 लड़कियां होती थीं और हर 1-1, 2-2 घंटे में लड़कियां पाली बदलती थीं। मतलब इस फ्लोर पे नाचने वाली लड़की जाएगी, अपने कपड़े वपड़े जो पसीने में भीग गए हैं वो जाके बदलती है और फिर दूसरे किसी फ्लोर पे चले जाती है, वहाँ नाचती है। और अगर कोई दूर यानी कि कोई मुर्गा बकरा उनके पकड़ में आ गया है उसी फ्लोर पे, जो उन पे अच्छा पैसा लुटा रहा है, तो वापस उसी फ्लोर पे आती थी कपड़े बदल करके और ज़्यादा सेक्सी कपड़े पहन करके आ जाती थी और फिर उसके बाद में उनके साथ वो करती थी। और उसमें अमूमन मुंबई के जितने भी अच्छे डांस बार हुआ करते थे उसमें 2 तरह के रूम्स होते थे, एक कॉमन लोगों के लिए होता था और एक स्पेशल होता था और एक तीसरा और क्लास होता था, दैट इज़ प्राइवेट। तो प्राइवेट जो रूम्स होते थे वो छोटे साइज़ के होते थे, उसमें 1-2 ही सोफ़ा लगे होते थे, उसमें 1, 2 या 4 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट होता था और वहाँ पे उनकी पसंद की लड़की आकर के डांस करेगी 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जितना भी है, वहीं उनको ड्रिंक्स सर्व होंगे और वो सब होंगे और वहीं पे वो लोग अपना कर कुरा करके और आगे के पीछे के जो भी रास्ते हैं उससे निकल जाया करते थे। स्पेशल वाली जगह पे स्पेशल लड़कियां होती थी, नॉर्मल वाली जगह पे नॉर्मल लड़कियां होती थी। तो वो लड़कियों का भी अपना एक क्लास होता था और वो उसके हिसाब से ही वहाँ डांस करती थी। मोस्टली जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते थे वो अपना स्पेशल क्लास में या प्राइवेट उसमें मुजरों में जा कर के बैठा करते थे, अपना शामें रंगीन करते थे, रातें रंगीन करनी है रातें रंगीन करते थे, लड़कियों को साथ लेके जाना है लेकर के भी जाया करते थे। बार मालिक की तो औकात हिम्मत नहीं होती थी कि रोक लें उनको, तो उनके साथ जाया करती थी। एक यहाँ पे येड़ा गोपाल नाम का एक किलर होता था, गैंगस्टर होता था, पूरा हमारे वेस्टर्न सबर्ब्स में ऑपरेट करता था। वो साला इतना पागल और बदकार आदमी था कि जब उसको बियर पीनी है या कुछ भी उसके दिमाग में आ जाए तो किसी भी डांस बार में कहीं घुस जाएगा और वहाँ से 2-3 बॉटल जो भी हैं वो ले लेगा, उसके साथ वाले भी उठा लेंगे और कोई लड़की पसंद आ गई तो उठा करके वो अपने कंधे पे लाद लेगा और ले करके और निकल जाएगा। हाथ में उसके पिस्टल विस्टल रहती थी और सबको मालूम था कि ये साला येड़ा गोपाल एक पागल आदमी है। उससे कोई भी वो नहीं करता था क्योंकि आपने मुंह खोला और गोली मार दी उसने, वो इतना पागल था। और वो जाते जाते अंदर बार में या आते हुए वो गल्ला जो होता था कैश बॉक्स, उसमें हाथ डालेगा, जितना कैश है वो निकाल करके जेब में ठूंस लेगा, जेब में नहीं ठूंसेगा तो वहाँ पे बार में ले जा करके ऐसे उड़ा देगा, फेंक देगा। बार का ही पैसा, बार का ही पैसा, वो सबको बोलेगा लूट लो। और बार का मालिक बेचारा चुप खड़ा होकर के, मैनेजर चुप देखेगा, हिम्मत नहीं है कि उसको रोक दे, बोल दे। तो इन लड़कियों की सिक्योरिटीज नहीं होती? काय की सिक्योरिटी है ऐसी चीज़ में? वो हैं लोग उसके साथ में वहाँ पे। So much for watching this podcast till the end. अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.